जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी प्लानिंग कैसे की गई? देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को अगर हमें समझना है तो उसके पहले की घटना को देखना होगा, क्योंकि भारत जिस तरीके से पिछले आप समझ सकते हैं कि 2 आतंकवादी घटनाएं हुई, वो चाहे उरी का हो या पुलवामा का हो, उसके बाद से भारत ने जिस तरीके से भारत सरकार ने रिटेलिएट किया पाकिस्तान को, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी घटनाएं नहीं हुई। पाकिस्तान जो है वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसके पास भी परमाणु बम हैं, परमाणु हथियार हैं, और भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं। लोग कंपेयर कर रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया में न्यूक्लियर की बात क्यों नहीं हुई, इजराइल और फिलिस्तीन में न्यूक्लियर की बात क्यों नहीं होती है। थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, देश जो है रील्स और टिकटॉक की दुनिया से बाहर चलता है। मैं भी इस देश का एक नागरिक हूँ, और अगर मैं इमोशनली होके सोचूं तो मुझे भी लगता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर को जो रोका गया, ये नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन जब हम एक सेंसेबल सिटीजन की तरह रेशनल होके सोचते हैं तो मुझे लगता है कि ये अभी की मांग है, अभी का डिमांड है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई शक्ति है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहा, इसमें एक चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली, उधर से भी ड्रोन आए, मिसाइलें आई, और इधर से भी। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और सब लोग हैं, राजनाथ सिंह हैं, तो क्या इन लोगों को पहले ही ये बात के अंदेशा हो गया था, जिसकी वजह से S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा गया, फिर राफेल खरीदे गए? क्या ऐसा मतलब पहले से ही एनालिसिस हो जाती है क्या? देखिए, एक चीज़ तो हमें समझना होगा कि भारत के जो भी नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप हैं, जो इस देश की नीति निर्धारण को तय करते हैं, वो शुरू से विजनरी रहे, और वो लोग समय के साथ चलना जानता है, समय के साथ अपने में रिफॉर्म करना जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत, और आज हमारे साथ ऑपरेशन पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है, इन तमाम सारे सवालों को लेते हुए आज हम चर्चा करेंगे, जो कि विदेश और इंटरनल सिक्योरिटी के जानकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार सर के साथ। सर, आपका स्वागत है द अपीलिंग भारत के इस खास पॉडकास्ट शो में। जी सर, आप ये बताइए हमें कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी प्लानिंग कैसे की गई? देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को अगर हमें समझना है तो उसके पहले की घटना को देखना होगा, क्योंकि भारत जिस तरीके से पिछले आप समझ सकते हैं कि 2 आतंकवादी घटनाएं हुई, वो चाहे उरी का हो या पुलवामा का हो, उसके बाद से भारत ने जिस तरीके से भारत सरकार ने रिटेलिएट किया पाकिस्तान को, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी घटनाएं नहीं हुई हैं। और भारत अर्थव्यवस्था के मामले में सेल्फ रिलायंट के माध्यम से, फॉरेन पॉलिसीज के माध्यम से जिस तरीके से पूरे विश्व में एक पॉजिटिव टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं साउथ एशिया रीजन में जो भी भारत के जो एनिमी नेशंस हैं, उनके लिए खतरे की घड़ी थी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज भी जो अमेरिका का जो हेजेमोनियल जो रोल है, उसको कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता है, किसी भी फील्ड में, चाहे डिफेंस का हो या फिर इकोनॉमिक सेक्टर्स का हो, या फिर उसका जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि आज भी वो हर जगह डिक्टेट करता है। और आप समझ सकते हैं कि जब से ट्रंप दूसरी बार जब चुन के आए, और आने के बाद से जिस प्रकार से उन्होंने यूएस की जो फॉरेन पॉलिसीज को यू टर्न लेते हुए और अमेरिका इंटरेस्ट फर्स्ट की बात की, और उसके आधार पे उन्होंने जो टैरिफ वार शुरू किया, और उस टैरिफ वार में अगर आप पूरे वर्ल्ड का अगर आकलन कीजिए तो उसमें यूरोपियन यूनियन विशेषकर से उस कटघरे में आते हैं, और चाइना आज विश्व में एक उभरती हुई शक्ति है, जो कि डायरेक्ट अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, हर मामले पे कर रहा है, सिर्फ आर्थिक मामले पे ही नहीं कर रहा है, उसके डिफेंस को, उसके हेजेमनी को, जो अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से और खास करके यूएसएसआर के जाने के बाद से जो एक स्थापित किया अमेरिका ने अपने आप को, उसको अगर चैलेंज आज के डेट में कोई दे रहा था साउथ एशिया नेशन से, तो चाइना दे रहा था जी। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से टैरिफ का जो युद्ध अभी जो चल रहा है, और उसी के बाद से चाइनीज में जो भी वहाँ की जो फॉरेन जो कंपनी थी, जो इन्वेस्टमेंट थी, वो सारे एक एक करके वहां से पलायन करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि देखिए, कोई भी इन्वेस्टर जो होता है, वो जो बिजनेसमैन होता है, वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है कि उसे कहाँ
अच्छा उसे मुनाफा हो, कहाँ उसे बेनिफिट हो, कहाँ उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट मिले। तो जिस प्रकार का टैरिफ अमेरिका ने लगाया और वहाँ से चाइना की स्थिति खराब होनी शुरू हुई। और ऑब्वियसली कि कोविड के बाद से ही चाइना एक तरीके से सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी जो विश्व में जो एक साख जो बन रही थी वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हुआ है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो खास करके अभी पहलगाम की जो घटना, जो जिस तरीके से वहाँ पे 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों को मारा गया, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं चाइना का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। और जो ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ, क्योंकि आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। उन्होंने बिहार की धरती मधुबनी से एक मैसेज दिया था, पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया था, सिर्फ पाकिस्तान को ही मैसेज नहीं दिया था। अगर आप उस मैसेज को ध्यान से सुनिए, हाँ, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पहले हिंदी में बोला, फिर उसके बाद से उसको अंग्रेजी में बोला। हाँ। तो वो बेसिकली इंग्लिश मीडिया के लिए था कि भारत अब नया भारत है। इसके पहले भी आतंकवादी घटनाएं घटी थी 2014 के पहले भी, लेकिन भारत ने कभी भी उस तरीके से रिटेलिएट नहीं किया था। हम हमेशा डोजियर बनाने लगते थे, एविडेंस इकट्ठा करने लगते थे और फिर उसको लिपापोती करके उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते, लेटर लिखते थे। तो लेकिन इस बार आप देखिए 2014 के बाद से जब से मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, तब से 2 घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं घटी और उसमें उन्होंने बिल्कुल ट्रीट फॉर टैट पॉलिसी अपनाई और उसमें जो भी उसके जो इन्वॉल्व जो लोग थे, जो टेररिस्ट थे, उनको सबक सिखाया। लेकिन ये जो घटना घटी है, तो इसके पीछे जिस तरीके से एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उभारने का प्रयास किया पाकिस्तान ने चाइना के द्वारा, क्योंकि देखिए एक चीज समझिए कि आज के डेट में मोदी जी एक हिंदू आइकॉन के रूप में भी अपने आप को जिस तरीके से भारत में उन्होंने स्थापित किया है, अगर आप उनके पूरे राजनीतिक यात्रा को देखिए, उनके कामों को देखिए, तो एक कहीं ना कहीं वो भी एक सेंटिमेंट्स था। और आप उस घटना को याद कीजिए, जिस प्रकार वहाँ पे महिलाओं के सामने उनके पति को मारा जा रहा था और जब उन्हें बोला गया कि हमें भी मार दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम जाओ जाके मोदी को बताओ। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का मोटिव क्या था। तो ये बहुत ही एक रणनीति के तहत उसको किया गया, क्योंकि भारत को किस तरीके से इंगेज किया जाए, किस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, क्योंकि भारत एक अभी रिसेंट आप डाटा आ गया कि हम भारत 5वीं से 4थी अर्थव्यवस्था हो चुका है, 4th पोजीशन पे आ चुका है। तो इससे सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो चाइना को। और चाइना ने पूरी तरीके से इसमें ऑपरेशन सिंदूर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी था, क्रिएटेड बाय चाइना, स्क्रिप्टेड बाय चाइना एंड इम्प्लीमेंटेड बाय पाकिस्तान आर्मी। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को हम ये मानते हैं कि वो वर्दी में दहशतगर्दी है। वो पाकिस्तान सेना की तो वर्दी पहनते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो ह्यूमन बीइंग है वो एक दहशतगर्द का है, एक आतंकवाद का है, मुजाहिदीन का है। तो मुझे लगता है कि उसी के अनुरूप उन लोगों ने काम किया है। सर, जिस तरीके से लोगों के एस्पिरेशंस इतने हाई हैं, खास करके जो जेनजी पॉपुलेशन इंटरनेट पे जब आया, स्मार्टफोन जब आया, उसके बाद की जो पॉपुलेशन है वो पूरा हाय तौबा मचाए हुए है कि अभी मौका था इतिहास रचने का, अभी मौका था कि हम पीओके ले लेते। तो इस पे आप बताइए कि एक पाकिस्तान जो है वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसके पास भी परमाणु बम हैं, परमाणु हथियार हैं, और भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं। लोग कंपेयर कर रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया में न्यूक्लियर की बात क्यों नहीं हुई, इजराइल और फिलिस्तीन में न्यूक्लियर की बात क्यों नहीं होती है, या अमेरिका और अफगानिस्तान की जो लड़ाई हुई उसमें न्यूक्लियर की बात क्यों नहीं होती है। तो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि जो जेनजी पॉपुलेशन है वो पढ़ती तो कम है, तो उसको बताइए कि देश जो है रील्स और टिकटॉक की दुनिया से बाहर चलता है। तो इस पे सर बताइए। देखिए पंकज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं भी इस देश का एक नागरिक हूँ और अगर मैं इमोशनली होके सोचूं तो मुझे भी लगता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर को जो रोका गया, ये नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन जब हम एक सेंसेबल सिटीजन की तरह रेशनल होके सोचते हैं तो मुझे लगता है कि ये अभी की मांग है, अभी का डिमांड है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई शक्ति है। और एक चीज आपको समझना होगा कि किसी का तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की तुलना हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो लोग भी तुलना कर रहे हैं उन्हें समझने की जरूरत है कि आप किसी का कंपेयर नहीं कर सकते हैं।
जी। उस समय का भारत और उस समय का पाकिस्तान और आज का भारत और आज का पाकिस्तान में बहुत फर्क है। आपको देखना होगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री और खास करके इंदिरा गांधी जी जब थी, तो उस समय न्यूक्लियर किसी के पास नहीं था। अब मेरे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं था। और देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि न्यूक्लियर जो एक नीति है, न्यूक्लियर जो पॉलिसीज है, उसमें पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे कोई सिविलाइजेशन नहीं है, वहां पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। वहां की जो सेना है वो कुछ भी कर सकती है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। जिस देश, एक तरफ पाकिस्तान जहां पे सर तन से जुदा की ट्रेनिंग दी जाती है, भारत में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो इस तरीके का काम करता है? आप एक भी इतिहास से आप कोई भी एक एग्जांपल भारत से निकालिए कि जो फिदाइन बन गया हो भारत से। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है क्या जो कि भारत फिदाइन तैयार करता हो? लेकिन पाकिस्तान के आर्मी में ये फिदाइन क्या होता है? फिदाइन के क्या होता है कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करना, किसी एजेंडे को अचीव करने के लिए कहीं पे भी चले जाना और बम बांध के। तो आप इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो पुलवामा की जो घटना घटी थी 14 फरवरी 2019 को, आप उस घटना को अगर आप याद कीजिए, 40 सीआरपीएफ के जवान को जिस तरीके से एक फिदाइन अटैक के द्वारा पूरे हमारे सैनिकों को डिस्ट्रॉय किया गया, आप उससे समझ सकते हैं कि किस तरीके का मेंटलिटी है पाकिस्तान का। और आज अभी वहां का एयर मार्शल औरंगजेब अहमद का पब्लिकली स्टेटमेंट आ गया कि हमने कराया, पाकिस्तान आर्मी ने कराया, ये हमारे स्ट्रेटेजिकल एक पार्ट था, जो कि आज तक अभी तक पाकिस्तान इस चीज को डिनाई कर रहा था। आप अगर देखिए तो इमरान खान के एक मंत्री ने भी पार्लियामेंट में, संसद में, पाकिस्तान के संसद में इस चीज को कहा था कि हमने भारत के ऊपर इस तरीके से अटैक किया। लेकिन कभी भी पाकिस्तान आर्मी या उसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठा हुआ व्यक्ति इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। लेकिन आप देखिए, जब से सीज फायर का ये घोषणा हुआ है, तब से मीडिया ब्रीफिंग में वहां का एयर मार्शल औरंगजेब अहमद खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारी रणनीति थी और हमने उसमें सफलता प्राप्त की। तो एक चीज मैं कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान सेना को, हालांकि पहले से सबको व्याप्त है और भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को कॉर्नर किया है हर लेवल पे, आज आपके साथ विश्व के सारे देश खड़े हैं। सिर्फ एक चाइना और तुर्की को हटा दीजिए तो मुझे लगता है कि वो सारे देश आपके साथ खड़े हैं आतंकवाद के मुद्दे पे। और रही बात कि जो तुलना लोग कर रहे हैं, तो आप ये समझना होगा कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, भारत एक सॉवरेन स्टेट है। 140 करोड़ जो जनता है उसका नेतृत्व मोदी जी कर रहा है। और जिस तरीके से आपने एक चर्चा किया कि जो न्यू जनरेशन का जो आपने एक वर्ड यूज किया, जेन जी, तो देखिए ये क्या है कि इनकी दुनिया सिर्फ मोबाइल पे है और रील पे है। और आपको समझना होगा कि भारत देश का निर्णय जो वहां पे बैठ के, चाहे कैबिनेट का डिसीजन हो या जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन का जो सर्वदलीय बैठक था, उसमें हमने क्या बात की कि जो भी टेररिस्ट जो हैं, जो आतंकवादी जो संगठन है या जो लोग भी इन्वॉल्व, उसको हम पनिश करेंगे। और उसको भारत लीडरशिप ने जिस तरीके से इंडियन आर्मी को मौका दिया, और हमें गर्व की बात है कि भारतीय सेना ने जिस पराक्रम का प्रदर्शन किया है, 3 दिनों में पाकिस्तान को घुटने पे लाके बैठा दिया। और आज आज पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड के सामने जाके गुहार करना पड़ रहा है। तो आपको भी समझना होगा कि अमेरिका, ठीक है, आज के डेट में हमारा एलाई तो है, हम उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को भी समझना होगा कि अमेरिका एक हाथ में पाकिस्तान को रख के चलता है, दूसरे हाथ में इंडिया को लेकर चलता है। इस पॉलिसीज को भी आपको समझना होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान का जो इस तरीके की गतिविधि हुई है पिछले 30-35 सालों से, जो टेररिस्ट का जो प्रोडक्शन हाउस बना, उसमें अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज जब चाइना उसको काउंटर कर रहा है, तो आज वो अमेरिका भारत के साथ आना चाहता है। तो साउथ एशिया में भारत को भी वो एक लेवल पे कंटेन करना चाहता है। और इसमें एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि IMF जो एक मतलब उसके बहुत सारे देश है, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें कैसे क्या करना है। उसने बेल आउट पैकेज दिया इस घटना के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ अमेरिका मीडिएट भी कर रहा है, दूसरी तरफ आतंकवाद के विपक्ष में भारत के स्टैंड को पॉजिटिव उसके साथ खड़ा होने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ IMF से उसको लोन पैकेज भी दिला रहा है। तो इस कॉन्स्पिरेसी और इस डिप्लोमेसी को भी भारत समझ रहा है। और भारत इस अपॉर्चुनिटी को, जिस प्रकार से भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है और जिस प्रकार से चाइना का जो मार्केट है वो भारत में इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, मुझे लगता है कि इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और देखिए, रही बात POK की बात आपने की,
तो देखिए पीओके पे कभी भी अभी भी भारत का जो खास करके जो लीडरशिप का या आर्मी का ये स्टैंड नहीं रहा है कि हम अभी उसे कब्जा कर लेंगे। ये एक सेंटिमेंट्स है, एक इमोशनल सेंटिमेंट्स है कि हाँ ये चीजें जो हमारे पहले के नेतृत्व ने जो गलती की उसको हमें ठीक करना। लेकिन आप एक रिस्पॉन्सिबल देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ऐसे किसी भी मूवमेंट को अगर आप करते हैं तो पहले आपको यहाँ अपने जनता को, आपकी जो रणनीतिकार है उनके बीच में इस पर डिस्कशन होना चाहिए। आप देख सकते हैं पीएम का कहीं से इस चीज पे कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। पार्लियामेंट में एक बार 94 या 99 में इस पे एक रेजोल्यूशन लाया गया था, लेकिन उसके बावजूद से कभी भी नहीं। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने बोला है, और बलूचिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान से के खिलाफ फाइट कर रहा है, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत को इन सब चीजों पे काम करना चाहिए, कोहेरेंट होकर काम करना चाहिए, कोहेरेंट ऑपरेशन करना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान को हर लेवल पे आप तोड़ सके। और आपने अपने सैन्य शक्ति से आपने इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान, और खास करके जो एक नैरेटिव था, जिन्ना बोलते थे, जिन्ना का एक स्टेटमेंट था कि वी आर द इक्वल, भारत और पाकिस्तान को इक्वल मानते थे, और विश्व की बहुत सारी जो पावरफुल नेशन थे उसको भारत और पाकिस्तान को इक्वल मानने का प्रयास किया। और उसी के तहत ट्रंप का भी ट्वीट आया कि हम दोनों देश को उसके लिए थैंक्स कि आप दोनों ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें जो अमेरिका एक अपना जगह तलाशने की कोशिश कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी इस चीज को समझ रही है। तो मुझे लगता है कि इसको डिप्लोमेटिक तरीके से ही जवाब देना चाहिए। और देखिए, भारत बुद्ध का देश रहा है, समय जब आता है तो हथियार भी उठाते हैं। और आप देख लीजिए, भारत का इतिहास रहा है, मोदी जी के पहले भी जब भी पाकिस्तान भारत पे किसी भी तरीके से, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से आया, तो भारत की आर्मी ने उसे कड़ा जवाब दिया है। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें भारत ने जिस तरीके से उसको 3 दिन में उसके जो आर्म्स के, जो उसके डिफेंस के जितने भी इम्पोर्टेंट्स जो प्लेसेस थे जिसके द्वारा वो रेगुलेट कर सकता था, उन सबको डिफ्यूज किया, और बुरी तरीके से डिफ्यूज किया है। और इसमें एक चीज मैं बताऊंगा कि देखिए, आज वर्ल्ड डिफेंस का जो मार्केट है, चाइना पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। चाइना के जो मतलब जो एयर फाइटर्स थे, जो हथियार थे वो उसको भारत ने न्यूट्रलाइज किया। अमेरिका का F-16 है वो न्यूट्रलाइज हुआ है, उसको तो मार गिराया गया है। तुर्की का जो ड्रोन है, जिसके ड्रोन पे वो किया, उसको न्यूट्रलाइज किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये, और अभी भारत और खास करके मोदी जी की जो दूरदृष्टता थी, जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस के सेक्टर में भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया, और इस घटना के बाद से देखिए कि भारत का डिफेंस सेक्टर बहुत मजबूत होने वाला। अब ट्रेडिशनल वार का जो पहले सेनाएं आमने सामने लड़ती थी, गोलियां चलती थी, उधर से इधर से भी गोलियां चलती थी, पोस्ट को उड़ा दिया जाता था। लेकिन अभी जो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहा, इसमें एक चीजें हम लोगों को देखने को मिली कि उधर से भी ड्रोन आए, मिसाइलें आई, और इधर से भी। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और सब लोग हैं, राजनाथ सिंह हैं, तो क्या इन लोगों को पहले ही ये बात की अंदेशा हो गया था, जिसकी वजह से S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा गया, फिर राफेल खरीदे गए? क्या ऐसा मतलब पहले से ही एनालिसिस हो जाती है क्या? देखिए, एक चीज तो हमें समझना होगा कि भारत के जो भी नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप हैं, जो इस देश की नीति निर्धारण को तय करते हैं, वो शुरू से विजनरी रहे, और वो लोग समय के साथ चलना जानता है, समय के साथ अपने में रिफॉर्म करना जानता है। तो इस चीज को समझना होगा। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जो जब ये डील हो रहा था तो उसका विरोध कर रहे थे, वो चाहे राफेल का डील हो या S-400 जब हम रसिया से खरीद रहे थे, तो उस पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का इस पे स्टेटमेंट आप उठा के देख सकते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से सुदर्शन 400 ने पाकिस्तान और चाइना और खास करके जो तुर्की के ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया, मुझे लगता है कि विश्व के इतिहास में इस तरीके का सिस्टम नहीं था, क्योंकि 95% उसका सक्सेस रेशियो था। भारत ने उसको 100% करके दिखाया। दूसरा चीज मैं एक और बताऊंगा कि इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू भारत में ड्रोन सिस्टम जो बनाया जा रहा है, उसका भी बहुत बड़ी भूमिका रहा है इसमें, कि हम आज तक भारत कभी भी लाहौर, इस्लामाबाद, उसके जो भी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन थे, वहां तक नहीं हम मिसाइल लेके, रावलपिंडी, कराची, इन सब जगहों पे भारत ने अटैक किया।
तो मुझे लगता है कि भारत ने मतलब अपने आप में रिफॉर्म करके टेक्नोलॉजी का विस्तार किया है, इंडियन आर्मी को एम्पावर्ड किया है, उस पर R&D हो रही है। क्योंकि देखिए ये एक दिन का रिजल्ट नहीं है, अगर आप इसको देखिए तो 2017-18 में ये परचेज किया गया था रसिया से। और जिस तरीके से आज भारत की जो डिफेंस ने उसका जो काम किया है, जो जिस तरीके का उन्होंने भारत के जो 15-17 जो स्टेट पे जिस तरीके से उसने जो मिसाइल्स चलाए थे उसको डिफ्यूज किया। दिल्ली तक पे अटैक हुआ था सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सिरसा में जो ये उनका मिसाइल आके गिरा, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली उनके रडार पे था, लेकिन उसको हमने डिफ्यूज किया। तो इस चीजों को भी हमें देखिए, बेसिकली कोई भी देश इस तरीके का युद्ध में अपने हथियार को चेक करता है कि हम कहां तक रीच कर पा रहे हैं। ये पाकिस्तान कर रहा था। पाकिस्तान कर रहा था और भारत ने भी किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के, भारत ने भी किया। और आज जिस तरीके से जनरल मुनीर की जो स्थिति है, जिस तरीके से उनको वहां के जो सिविलियन जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि बुरी तरीके से विफल हो चुके हैं। अब आज वहां की आर्मी 3 हिस्सों में बटी हुई है। बॉयज क्लब क्या है सर? पाकिस्तान में एक बॉयज क्लब है। देखिए ये बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान के जो आर्मी है, जो रिटायर्ड हो जाते हैं, उन्होंने इस तरीके के एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसमें युवाओं को अनऑफिशियली जो यूथ को एक तरीके से मेंटोर करते हैं। अच्छा। एंटी इंडिया कैसे उन्हें बनाया जाए, और एक पूरा एक नेक्सस है। उनकी खुद की फैमिली विदेश में बैठी हुई है, वहां से रेगुलेट करते हैं। और जो फंडिंग होता है पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि जब से पाकिस्तान का ओरिजिन हुआ है, वहां आज भी आर्मी ही सब कुछ कंट्रोल करती है। जब भी सिविलियन गवर्नमेंट वहां पे पॉपुलरिज्म या भारत के साथ संपर्क करने की कोशिश किया, तो एक लेवल के बाद से आर्मी उसमें इंटरवेन कर जाती है। आप परवेज मुशर्रफ का भी देख सकते हैं कि नवाज शरीफ को कैसे उन्होंने एक तरीके से सबटाइज किया और कारगिल वार में झोंक दिया, जिसमें भारत को एक लंबा युद्ध करना पड़ा। और उसमें हम 26 जुलाई को हमने उसमें विजय प्राप्त की। नवाज शरीफ को तो सर फांसी तक देने की बात आ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मुझे लगता है कि मुनीर भी उसी रास्ते पे चल रहा है। आप देखिए अभी रिसेंटली उन्होंने, अभी तक ये कहा जाता था कि वहाँ हर जगह पे जो जुडिशरी होता है वो ऑटोनॉमस होता है, लेकिन उन्होंने अभी विद इन 2 दिन पहले जनरल मुनीर ने सिविलियन के ऊपर भी केसेस करने का चार्ज वहाँ के आर्मी के कंट्रोल में, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके अपने हाथ में ले लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्या करने वाला है। क्योंकि अभी पिछले 2 दिनों से वहाँ पे एक न्यूज़ चल रही है कि इमरान खान को मार दिया गया है। तो जिस तरीके से वहाँ उनके सपोर्ट में पब्लिक रोड पे निकल के आ रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान के ऊपर चार्जेस लगाने के लिए, उनके ऊपर केस करने के लिए और एक पनिश करने के लिए, क्योंकि मुनीर को अगर सबसे ज़्यादा अभी आज के डेट में खतरा है तो इमरान खान से है। और बिल्कुल वो परवेज मुशर्रफ के रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाइना से सपोर्ट मिल रहा है। और चाइना हर हाल में चाहता है कि वहाँ की जो आर्मी है वो भारत के साथ किसी भी तरीके से एस्केलेट करे, ताकि भारत को एंगेज कर सके। लेकिन भारत ने जिस बुद्धिमत्ता और रणनीति से पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज किया, आप देखिए जो आपके मेन टारगेट थे आपने सबका डिस्ट्रॉय कर दिया। जो भी वहाँ के जो टेररिस्ट, जो उनका जो बेस कैंप था, और उसमें बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए। अब तो धीरे धीरे सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स निकल के आएंगे। जी सर, ऑपरेशन सिंदूर लगातार चलता रहा। कुछ अमेरिका, कुछ चाइना, मतलब मिक्सअप ओपिनियन आए, लोगों के भी ओपिनियन आए, लेकिन ओपिनियन से तो देश और ये सारी चीज़ें चलती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि चाइना जो है इस तरीके की आतंकवादी गतिविधि जो है पुलवामा में या पहलगाम में, उसका जैसे रोल की बात आ रही है, हिडन रोल, तो इससे उसको क्या फ़ायदा होगा? देखिए एक चीज़ समझिए कि चाइना ने भारत के साथ कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंट करने का प्रयास नहीं किया। उसने जब करने का कोशिश किया उसको बैक ट्रैक होना पड़ा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि चाइना ने और इंडिया का जो एक वार था, उसके बाद उसने डायरेक्ट कभी वार उसकी आर्मी ने ग्राउंड पे बैटल में वो लोग गए नहीं है। ठीक है, नो डाउट उसके पास आज एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। लेकिन साउथ एशिया रीजन में जिस प्रकार से भारत पिछले 10 सालों में, देखिए कोई भी देश का जब नीति और रीति जो होता है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के आधार पर तय होता है। और भारत में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहली बार कोई सरकार लगातार
एक व्यक्ति के द्वारा 3 टर्म पूरा करने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पॉलिसी लेवल की जो डिसीजन होती है उसमें कहीं ना कहीं चाइना असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि भारत पहले सेल्फ रिलायंट की तरफ कभी फोकस नहीं था। भारत का आप देख सकते हैं बजट को, अगर पिछले बजट का 2014 के पहले के बजट का आकलन कीजिए और 14 के बाद का अगर एक साल का बजट आप उठा के देखिए तो उसमें आपको दिखेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रिसोर्स को हम कैसे आज के इस वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे एंगेज कर सकते हैं, वो चाहे एमएसएमई हो, स्किल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोडवेज हो, हाईवेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें भारत सरकार ने अपने पॉलिसीज के तहत काम नहीं किया। और ये कहीं ना कहीं चाइना को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि साउथ एशिया में वो नहीं चाहता है कि दूसरी कोई भी महाशक्ति बन के उभर के आए। और दूसरी सब बाजार रहे हैं उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि चाइना में डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं है और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यहाँ पे सबको बोलने का राइट्स है, आप कोई भी बात अपनी रेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाके बात कर सकते हैं, मीडिया फ्री मीडिया है। लेकिन चाइना में ये सब सारी चीजें नहीं है, आप वहाँ पे इस तरीके के चीजों को एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि चाइना का थ्रेट ये भारत से है, क्योंकि भारत जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है और पूरे वर्ल्ड के जितने भी जो रैंकिंग देने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो रिसर्च और जो एक प्रेडिक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और एक तरीके से साउथ एशिया रीजन ही नहीं विश्व में इसका एक पोजीशन होगा। क्योंकि देखिए इस घटना के बाद से, ऑपरेशन सिंदूर घटना के बाद से, अगर मैं इसको स्ट्रेटेजिकल एस्पेक्ट से देखता हूं तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ने अपनी धमक पैदा कर दी है डिफेंस के मामले से। भाई इतना प्रोफेशनल इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से ऑपरेशन को सक्सेसफुल 3 दिन के अंदर जो दिया है, आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड पूरा इस चीज को देख रहा था कि भारत का क्या एक्ट होगा। और जिस प्रकार से मोदी जी ने, और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि इस घटना ने पाकिस्तान के लिए एक हमेशा के लिए एक ऐसा रूल आ गया कि किसी भी तरीके का आतंकवादी घटना भारत में घटता है तो उसको एज ए एक्ट ऑफ वार काउंट किया जाएगा। और ये कैबिनेट का नोट है, ये भारत की कैबिनेट ने इसके नोट को इसको पास किया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत दर्ज की है इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और अभी भी आप एमईए का और खास करके डिफेंस का जो कल मीडिया ब्रीफिंग हुई है उसमें ऑपरेशन सिंदूर अभी भी बंद नहीं हुए, उसे समाप्त नहीं किया गया है। तो इस चीज को भी समझना होगा कि भारत आतंकवाद को लेके जिस तरीके से मुखर है, जिस तरीके से इनिशिएट कर रहा है, लीड कर रहा है और एक न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। सर, बहुत सारे मीडिया चैनल्स और ट्विटर हैंडल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस पे अटैक करके वहाँ न्यूक्लियर लीकेज हो गई है, जिसके लिए अमेरिका से कुछ साइंटिस्ट वहाँ जा रहे हैं। तो इस खबर में क्या सच्चाई है? देखिए अभी मतलब मीडिया में मैंने भी देखा है, लेकिन अभी तक इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी का नहीं आया। लेकिन जो नूर खान उसका जो बेस था, जहाँ पे उसका सारा ये न्यूक्लियर जो उसका जो बेस था जहाँ पे रखा हुआ था, वहाँ पे भारत ने मिसाइल छोड़े हैं। और ऑब्वियस है कि जब मिसाइल गिरता है तो उसका इफेक्ट होता है, उसका रेडिएशन हो सकता है कि लीकेज हुआ हो। तो आने वाले समय में ये चीज़ें निकल के आ सकती हैं कि इसमें क्या है। और मैं तो मानता हूँ कि भारत को इजराइल के साथ मिलके इस पॉलिसीज पे काम करना चाहिए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर को कैसे हम न्यूट्रलाइज करें, क्योंकि वो ऐसा देश है, सेंसेबल देश नहीं है, उसका मिसयूज ही होगा। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं कहना चाहूँ कि भारत का जो न्यूक्लियर पॉलिसीज का जो ड्राफ्ट है उस रेजोल्यूशन और उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज करने का समय आ गया है कि जो हम है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इसको बदलने का समय आ गया है। और अभी की वो जो वर्तमान जो लीडरशिप है, मोदी जी जिस तरीके से उनका जो एक कन्विक्शन है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, नेशन फर्स्ट को लेकर, मुझे लगता है वो इस चीज को कर सकते हैं। क्योंकि आप तुलना कीजिए उनके सारे एक्टिविटीज को, उनके सारे किए हुए जो भी इस तरीके के
जब भी भारत के सामने इस तरीके का जब भी सिचुएशन क्राइसिस क्रिएट हुआ है तो नेशन फर्स्ट उनका सबसे पहला मोटिव होता है। राष्ट्र सुरक्षा पहले है, सिटीजन का सुरक्षा पहले है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये भारत का सौभाग्य है कि हमारे सामने एक ऐसा लीडरशिप है जो कि डिसाइसिव है, जो इन सारी चीज़ों को बड़े तरीके से, और देखिए आपको देखना होगा कि इस पे अगर आप पिछले इनके 11 साल के कार्यकाल को देखिए तो बहुत सारे पॉलिटिकल, चूंकि भारत तो एक मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने एजेंडे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जब यात्रा करते थे, विदेश में जब जाते थे, क्योंकि देखिए भारत का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ हमारे लिए 140 करोड़ तो है, लेकिन जब से हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया है तो आपको विश्व के साथ भी अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए काम करना पड़ता है। वो डिप्लोमेसी है, वो आपकी कूटनीति है, आपका फॉरेन एक्सचेंज क्या है, ट्रेड क्या है। ट्रेड तो करना पड़ेगा, विदाउट ट्रेड आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते आज के इस वर्ल्ड इकॉनमी में। तो मोदी जी ने जितनी यात्राएं की, आज उसका आउटकम हमको देखने को मिल रहा है कि आज आतंकवाद के मुद्दे पे पूरा विश्व आपके साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ी जीत है, और ये जीत का अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। आप उनकी यात्रा देख लीजिए कि उनकी यात्रा किस तरीके से रही, कैसे उन्होंने किया, किस तरीके से वो सब सारे देश को इंगेज किए। आज पूरा जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सारे मोदी जी के साथ हैं। पाकिस्तान एक तरीके से कॉर्नर है, खुल के कोई नहीं आ रहा है। सर, टर्की में जब भूकंप आए थे तो इंडियन मिलिट्री भी वहाँ एड देने गई थी, और भारत सरकार ने भी बहुत सारे पैसे भेजे, लोग भी भेजे, मदद पहुंचाई थी। उसके बावजूद वहाँ की जो द्रोण है और टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, जबकि हमला पाकिस्तान ने ही पहली बार इंडिया पे किया था। तो क्या ये एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, पहले ब्यूरोक्रेट थे, ये उनकी एक नाकामी नहीं दर्शाती है? देखिए, मैं इसको नाकामी के रूप में नहीं देखता हूँ, और बेसिकली मैं इसको बोलूँगा कि एक लेसन है। भारत के विदेश मंत्रालय को, एमईए को इस पे रीथिंक करना चाहिए। लेकिन ठीक है, भारत का एक इतिहास रहा है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद करना। भारत जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, चूंकि हमारी एक लीगेसी रही है, हमारी एक परंपरा रही है। हमने हमेशा, अगर बिच्छू भी पानी में डूबेगा तो उसको भी बचाना है। हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारे मतलब हम पेड़ पौधे तक को भी बचाने का प्रयास करते हैं, हाँ, सांप को भी बचाते हैं। तो आप एक समझते हैं कि एक तरफ इस तरीके का सोसाइटी है जो कि इतना केयर करता है, और आज मैंने, आपने इसके पहले सवाल पूछा था, मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भारत में एक ऐसा समाज है जो मतलब अगर मतलब कोई बकरा भी अगर कटता है, या हमारे यहाँ प्रथा है बलि देने की, उसको लोग देख के बेहोश हो जाता है। और एक समाज पाकिस्तान में ऐसा है जो इन सब चीजों को वहां ट्रेंड किया जाता है बचपन से, गला रेतने का। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या, किस तरीके की सामाजिक और खास करके मानवीय लेवल पे किस तरीके का ब्रेन को मजबूत बनाने का काम किया गया है। और आज वही लोग बोल रहे हैं कि हमें बिल्कुल उस पर अटैक कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखिए, आज के डेट में कोई भी देश आपके सामने के एग्जाम्पल है, रसिया यूक्रेन का युद्ध, वहां पे भी सीज फायर, ट्रंप ने आते ही सीज फायर की घोषणा की, लेकिन क्या आज युद्ध रुका हुआ है? इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है, फलस्तीन का जो चल रहा है, वहां पे भी सीज फायर है, क्या रुका है? वहां पे भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रंप ने थोड़ा सा ज्यादा अपना एक मीडिया में कवरेज लेने के लिए, एक चौधराहट दिखाने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने इस पाकिस्तान के कृत्य को छुपाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया, और मुझे लगता है कि भारत ने उसको कहीं ना कहीं कंसिडर किया कि आज भारत अमेरिका के साथ बहुत सारे लेवल पे इंगेज है। लेकिन जहां भारत की आंतरिक सॉवरेनिटी और सुरक्षा की बात आती है, आज मीडिया में सब जगह से हमारे जो भी डिप्लोमेट्स हैं और जो भी हमारे जो इसके अकाउंटेबल जो पर्सन है, उनका स्टेटमेंट आ गया है कि भारत किसी भी मतलब थर्ड पार्टी को इसमें इंगेज नहीं कर सकता है मीडियोकर के रूप में, मीडिएट करने के लिए। जो शिमला समझौता में था कि हमारा बायलैटरल टॉक है, इसको भारत अपने खुद सक्षम है, भारत एक सॉवरेन स्टेट है। सर, पाकिस्तान बार बार इस तरीके की गलतियां कर रहा है, तो क्या हम अटैक जो है, एक समझदार नेशन के तौर पे अटैक करना डायरेक्ट, वो भी सही नहीं है? न्यूक्लियर है,
ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है वो फुल फ्लेज्ड। तो भारत को कौन सी रणनीति अपनानी होगी पाकिस्तान को खत्म करने के लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत को किसी देश को खत्म करने का नहीं सोचना चाहिए। पहला चीज कि भारत की जो परंपरा रही है, क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली कि पाकिस्तान एक न्यूसेंस है, लेकिन जो लोग न्यूसेंस करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो हमें लगता है कि भारत ने जिस तरीके से उन न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोगों को जो सजा देने का काम शुरू किया है, इस ऑपरेशन को लगातार चलाते रहना चाहिए। उनका जो बैकबोन है उसको तोड़ने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि देखिए आज के डेट में विदाउट फंडिंग कुछ नहीं हो सकता है। ये जो रिसोर्स और फंडिंग जो उनको प्रोवाइड किया जाता है, उसको भारत सरकार अपने डिप्लोमेसी से उसको न्यूट्रलाइज करे, और जो देश इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व है उसको पूरे तरीके से वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करे। क्योंकि देखिए आज ऐसा नहीं है कि आप एक साथ में बंदूक और एक हाथ में ट्रेड, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकता है। और भारत ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ जितनी भी संधियां थी जिसको तोड़ा है, मुझे लगता है ये आने वाले समय में पाकिस्तान को और ही आर्थिक रूप से उसको बहुत ही पीछे लेके जाएगा। तो मुझे लगता है कि भारत को इस तरीके का अप्रोच अपनाना चाहिए और ये रफ्तार और बढ़ानी चाहिए कि जो भी वहाँ पे शेल्टर दे रहे हैं टेररिस्ट, और खासकर जो टेररिज्म को पैदा करने के, देखिए एक चीज़ समझिए कि आप पूरी तरीके से इसको समाप्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी समाज में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार से उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कुछ देशों के द्वारा, जिस तरीके से वहाँ के यूथ को मिसयूज किया जा रहा है, उन सब पे भारत को प्रहार करना चाहिए। और अगर इसको हम सही तरीके से एक्सक्यूट करते हैं तो मुझे लगता है कि जो आतंकवाद का जो ओरिजिन पाकिस्तान है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वहाँ के सिविलियन लोग हैं वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध हो, भारत के साथ ट्रेड हो, लेकिन वहाँ की जो आर्मी है, क्योंकि उसकी आर्मी की जो इकोनॉमी है वो आतंकवाद पे जुड़ा हुआ है। जिस दिन आतंकवाद समाप्त हो जाएगा वहाँ का आर्मी का रोल, और सबसे ज्यादा करप्शन पाकिस्तान में आर्मी में है, इस पे बहुत सारे फैक्ट्स और हाँ, पूर्व जो आर्मी चीफ थे, 30 अरब डॉलर की संपत्ति उनकी, न्यूज़पेपर ने एक स्टिंग किया था, उसमें उनकी संपत्ति निकली थी 30 अरब डॉलर। तो आप सोच सकते हैं सर। देखिए इसका एक पूरा चेन है। आज जो लोग भी पाकिस्तान में आर्मी फील्ड से जुड़ा हुआ है, सबकी वही कहानी है। अच्छा। सब यहाँ पे एक तरीके से जब तक वो सर्विस करते हैं उस पैसे का मिसयूज करते हैं, और फिर बाहर में वेस्ट की कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में जाके वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यूरोप की भी इकोनॉमी उससे चल रही है, एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना कि मनी ट्रेल, कि पहले उसको यहाँ दे के क्रिएट करो और फिर यहाँ से वहाँ ले जाके वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करो। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो यूरोपियंस जो माइंडसेट है उसको भी एक्सपोज करने की जरूरत है। और भारत जिस तरीके से अपने आप को सुदृढ़, सक्षम हर फील्ड में बनाने का प्रयास कर रहा है, अगर इसी तरीके से आगे चलती रही तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो चुनौतियां हैं जो भारत पिछले 35 सालों से जूझते आ रहा है आतंकवाद से, मुझे लगता है कि उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। पाकिस्तान में सर कुछ फॉल्ट लाइन है, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी अलग एक आंदोलन चल रहा है, बलूचिस्तान के लिए एक अलग आंदोलन चल रहा है, सिंध के लिए अलग चल रहा है, और वहाँ का सबसे बड़ा जो प्रांत है वो बलूचिस्तान है, और उसके बाद इधर पंजाब है। पंजाब में नवाज शरीफ की जो बेटी है वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। तो क्या इस फॉल्ट लाइन पर भारत को किस तरीके से अटैक करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के लिए जो ये पहलगाम जो हुआ था वो तो उसी का साइकोलॉजिकल वो अटैक था, तो क्या इस पे हमें कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि भारत एक सॉवरेन स्टेट है और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। भारत की जो विदेश नीति है इंपीरियलिस्टिक विदेश नीति नहीं रही है, और जो नेहरू जी ने जो नॉन अलाइनमेंट जो नैम को बनाया था वो आज कहीं न कहीं विदेश नीति में हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, उसमें समय पे जैसे जैसे लीडरशिप आए उसने चेंज किया, लेकिन हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है वो इस तरीके का लाइन लेने का है। अब रही बात कि हमारे सामने जो चुनौती है उस चुनौती को हमें काउंटर अगर करना है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं।
और मुझे लगता है कि इस घटना के बाद से भारत सरकार और भारत का जो डिप्लोमेटिक विंग है, वो चाहे जो भी इस तरीके के जो एजेंसीज हैं, उस पर अवश्य काम करेंगी। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि वहाँ पे बलूचिस्तान में जिस तरीके का नेचुरल क्राइसिस है, वहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ के लोग आंदोलित हैं और पाकिस्तान की स्थिति वहाँ बहुत खराब है। वहाँ की पाकिस्तान आर्मी को वहाँ से भागना पड़ रहा है। वहाँ अभी जाफराबाद जो ट्रेन का जिस तरीके से हाईजैकिंग हुआ, आप समझ सकते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। और दूसरा एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रांत है वो बलूचिस्तान है और सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज वहीं पे है। तो इस पे सबकी आंखें लगी हुई है। वो अमेरिका भी उसको देख रहा है, चाइना भी देख रहा है और पाकिस्तान उसका एक तरीके से दोहन कर रहा है। वहाँ के लोगों को उसमें कहीं से भी पार्टिसिपेशन नहीं, किसी भी तरीके के कंट्रीब्यूशन में उनका इनपुट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ के जो सोल्जर्स हैं, जो वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स लोग हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अभी एक कन्फ्रंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें बहुत जल्दी ही सफलता मिलेगी। क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भी सपोर्ट मिलने लगे हैं बलूचिस्तान के, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी पाकिस्तान सेना के द्वारा जो बलूच के जो लोग हैं उनके ऊपर किया गया है। और भारत के साथ उसका हमेशा से क्वाडली इनपुट रहा है। वो समय समय पे उन्हें जो लॉजिस्टिक, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो मदद होता है वो करने का प्रयास भी किया है। तो मुझे लगता है कि ये स्वतः ही पाकिस्तान, जो मैं देख रहा हूँ आने वाले कुछ दिनों में, जिस प्रकार की पाकिस्तान की स्थिति है और ऑपरेशन सिंदूर ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की को एक्सपोज कर दिया है पूरे वर्ल्ड और उसके सिटीजन्स में, मुझे लगता है कि उसका एक रह पाना, जो कि जिन्ना ने जो कहा था ना कि पाकिस्तान इंडिया इज इक्वल, मुझे लगता है कि वो इक्वल पहले भी नहीं था, लेकिन हमारे कुछ एकेडमिया जगत के लोग, कुछ वेस्टर्न पावर्स ने उसे इक्वल बनाने का प्रयास किया। लेकिन आप 77 साल से की यात्रा को अगर आप भारत पाकिस्तान का तुलना कीजिए तो पाकिस्तान कहीं से इक्वल नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक फेल्ड स्टेट है और जिस तरीके से अभी भी उसकी अगर जो नीति, जो पॉलिसीज है, जिस प्रकार से आर्मी ओरिएंटेड है, वहाँ सिविलियन का कोई स्पेस नहीं है, हर लेवल पे क्राइसिस है, वहाँ युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वो, मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने आप कम से कम 3 हिस्सों में क्रम्बल करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं, अभी आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की जी, तो वहाँ पे भी टीटीपी और अफगानिस्तान का जो सपोर्ट मिला, उसके चलते वहाँ पे भी एक तरीके का सिविल वार चल रहा है। इधर बलूचिस्तान में चल ही रहा है, इधर पीओके में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और चौथा उसने भारत के साथ कन्फ्रंट कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान 4 स्तर पे घिरा हुआ है। और 5वां जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वहाँ का जो पॉलिटिकल जो ग्रुप्स है, वो कोई भी स्टेबल नहीं है। जो एक पॉपुलर लीडर इमरान खान थे, तो उनके साथ जेल में क्या किया जा रहा है हम सबको पता है। आने वाले दिनों में सर भारत सरकार किस तरीके की रणनीति बनाएगी, खास करके जो चाइना के तरफ से जो चीज़ें हो रही हैं, बार बार स्टैंड अप होते रहता है। एक तरफ हमारे पड़ोसी जो है पाकिस्तान, जो कि मुजाहिदीन भेजता है। अभी इधर जो कू हुआ, हसीना को वहाँ से भगाया गया बांग्लादेश में, वहाँ भी उसने भी बोला कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया अगर हमला करता है तो हम नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लेंगे। तो क्या इस तरीके से जो आसपास के जो भी पड़ोसी मुल्क हैं, जिनकी पहले इस तरीके से नहीं होता बात करने की ये हिम्मत नहीं होती थी, अब वो बोल पा रहे हैं, तो क्या ये भारत को उकसाने के लिए कर रहे हैं या चाइना के सह पे बोल रहे हैं? क्या रीजन है सर इसका? देखिए, इसमें बेसिकली दोनों रीजन है। क्योंकि भारत में पिछले 11-12 सालों से जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, नॉट ओनली इन सेंटर, स्टेट में भी, और जिस तरीके से यहाँ का डेमोक्रेसी मैच्योर हुआ है, उससे विश्व को एक कहीं न कहीं, जो भी इस तरीके के जो देश थे, जो भारत को हमेशा से मानते थे कि एक थर्ड वर्ल्ड का नेशन है और सिर्फ एक बाजार के रूप में देखने का कोशिश किया, आज वो भारत अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, हर फील्ड में खड़ा हो रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा जो चाइना, क्योंकि देखिए अभी आपने बांग्लादेश की बात की, तो आप देखिए कि जो जियो पॉलिटिक्स होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
और बांग्लादेश का जो जियोपॉलिटिक्स है और भारत का जिस तरीके से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय रूप में। वहाँ पे अमेरिका, इसके पहले जो बाइडेन सरकार जो थे, वो उन्होंने पूरी, आप सारे मीडिया में आ चुके हैं, पूरा रिपोर्ट्स है किस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया। तो उसी का एक प्रयोग था। और वहां पे भी देखिए तो हिंदू के ऊपर ही अटैक किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत को हर लेवल पे कोशिश किया जा रहा है कि जितने भी जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट कराया जाए और उलझाया जाए। क्योंकि भारत का जो विजन है, जो 2047 का विजन लेके जिस प्रकार से अभी देश का नेतृत्व मोदी जी लेके चल रहे हैं, उनके सारे जितने मंत्रालय हैं सारे उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि 2047 में हमें क्या अचीव करना है, विकसित भारत बनना है। एक गोल है, एक टारगेट है। ठीक है, ऑब्वियस है कि हम उसमें फ्यूचर की बात है कि हम क्या प्राप्त करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन एक टारगेट है, सबको मिला हुआ है और सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं और डिलीवर भी कर रहे हैं और उसका आउटकम आ रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि हर जगह से इलेक्शन में विक्ट्री भी मिल रही है। तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है। दूसरा चीज कि इसमें चाइना ने पहले बांग्लादेश में भी जिस तरीके से जो यूनुस वहां जाके नॉर्थ ईस्ट की जो बात आपने की, तो एक तरीके से वो इनवाइट करके आ रहे थे, क्योंकि उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि ही इज ए नॉट इलेक्टेड पर्सन। वो तो एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो एक तरीके से फंडामेंटलिस्ट, जो खास करके जो पाकिस्तान के जो फंडामेंटलिस्ट हैं, उनके एजेंट के रूप में बैठे हुए हैं। और उसमें वहां जो यूएस की जो डीप स्टेट का जो एक निकल के आया, उसके एक्ट के रूप में काम कर रहे हो। लेकिन इस घटना ऑपरेशन सिंदूर, मुझे लगता है कि बांग्लादेश को एक मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान आपको बचाने वाला नहीं है। और इसमें चाइना जब वहां विफल, भारत को इंगेज नहीं कर पाया डायरेक्ट, तब उसने ये जो पहलगाम वाली जो घटना घटी, ये खेल रचा गया और बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। अगर आप इसका, हो सकता है कि अभी जल्दीबाजी है कहना लोग, लेकिन आने वाले समय में सारे लिंकेज निकल के आ जाएंगे, टूल किट आ जाएगा, टूल किट आ जाएगा, टूल किट ये तैयार किस प्रकार से भारत को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और पाकिस्तान कैसे एज ए बैटल फील्ड के रूप में यूज हुआ। और आज पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और चाइना भी इसमें एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने दिख रहा है कि चाइना भारत के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा है डीस्टेबल करने के लिए। मोदी सरकार ने एक बात कही थी सर कि 2027 और 30 तक हम यूएस में जितना रेल और रोड नेटवर्क है, खैर रेल नेटवर्क तो बहुत कम है वहाँ और उस लेवल का है भी नहीं, रोडवेज का वहाँ नेटवर्क बहुत बड़ा है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी, मोबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है यूएस की। इसी वजह से तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में, ठीक, नितिन गडकरी जी हैं शायद, हाँ, मास लीडर तो नहीं है, मतलब मोदी जी की तरह मास लीडर नहीं है बाकी लोगों की तरह। तो उन्होंने कहा था कि हम, मोदी जी का विजन है कि 2027 और 30 तक रेल और रोड नेटवर्क में भारत को नंबर 1 बनाना है, हम अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद मंगलयान मिशन है, सूर्य पे हम सैटेलाइट सब भेज रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा नौकरियां नई जनरेट हो रही हैं और जो निचला तबका, जो गरीबी है, वो 40% से घटकर 20% पे आ गई है। और आज हर कोई वो व्यक्ति जो भी है उसके पास काम की कमी नहीं है, लोगों की कमी है, स्किल्ड लोग नहीं मिल पा रहे हैं। ये मेरा नहीं, ये आप जाके मार्केट में भी घूमेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो इतना सारा गोल को मोदी जी लेके चल रहे हैं सर। तो क्या ये भी एक रीजन है पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंट जो हुआ और बहुत सहजता के साथ, बहुत धीर गंभीरता के साथ पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना, नुकसान पहुंचाना और उसके बाद भी अपने आप को सेफ रखना, क्या ये उसी का हिस्सा है? देखिए, एक अच्छे लीडर की यही पहचान होती है कि अपने सारे चुनौतियों को टैकल करते हुए जो हमारा मेन गोल है उसको, उस टारगेट को अचीव करना। और मुझे लगता है मोदी जी इसमें सफल हुए।
आज इस पे बहुत तरीके की डिबेट हो रही है कि हमें डायरेक्ट वार में चले जाना चाहिए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी भी नेशन ने ग्रोथ किया है या उस नेशन का सिटीजन्स का ग्रोथ हुआ है जहाँ पीसफुल हार्मनी है वहीं पे किया है। तो अभी भारत उसी दौर से गुजर रहा है। बेसिकली इट इज द ट्रांजिशनल फेज। हम अभी रिफॉर्मिस्ट, हम अभी रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, हम अपने लोगों को उसके अनुकूल जो वर्ल्ड का जो मार्केट है उसके हिसाब से तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहे आप देख सकते हैं कि एमएसएमई हो, स्किल्ड हो, ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने वाला। भी एआई पे भारत सरकार ने सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट किया है इस बजट में। तो क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है और आप देख सकते हैं कि जिसने भी, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है और आज जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था है, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड अर्थव्यवस्था है और सबको इकोनॉमी चाहिए। तो भारत उसमें सफल हो रहा है। और अभी आपने एक बात की कि ट्रांसपोर्टेशन, आप देख सकते हैं जो भी विकसित राष्ट्र है वहां ट्रांसपोर्टेशन इजी होना बहुत जरूरी है, सबका रीच हो, तभी जाके आप उस श्रेणी में आ सकते हैं जो विकसित भारत बनने का कंसेप्ट है। तो नितिन गडकरी जी जिस तरीके से रोडों का जो जाल बिछा रहे हैं वो बिल्कुल एक भारत सरकार का डिसीजन और उसमें उन्होंने बहुत ही अचीव किया है टारगेट को। और जिस प्रकार से अगर आप 2014 के पहले का अगर रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो विद इन भारत में भी आप देख लीजिए जो भी स्टेट, अगर विद इन इंडिया अगर आप कंपेयर कीजिए तो जहां पे ट्रांसपोर्टेशन रोडवेज अच्छा है वहां की इकोनॉमी अच्छी है। अभी बिहार में नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आप बिहार में जाके देखिए, जिस मतलब आज से 10 साल पहले का बिहार और अभी का बिहार, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा रोडवेज के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। तो मुझे लगता है कि ये किसी भी देश की या किसी भी राज्य के या किसी भी व्यक्ति के आर्थिक विकास में ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत जरूरी है, जिसके चलते हम अपने इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और दूसरा चीज जो आपने बोला कि इस काम की कमी नहीं है, तो हमें उस काम के अनुरूप हमें स्किल्ड लोग चाहिए, जिस पे भारत सरकार काम कर रही है। हालांकि और इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिससे कि जो कंजम्पशन है, जितना हमें रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम उसके इकोसिस्टम के हिसाब से अपने लोगों को तैयार कर सकें। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो बजट एलोकेट किया है, निर्मला सीतारमण जी ने जिस प्रकार से अभी 2025 में जो बजट पेश किया, उसमें इन सारी चीजों का प्रावधान है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की घटनाएं की जा रही है कि भारत को किसी तरीके से उसको मेन जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो मेन गोल है, उससे हम अलग करें, अलग थलग हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो सर हम लोग काफ़ी गहन चर्चा हुआ और अब इसको यही समाप्त करते हैं। तो आप क्या, जो जेनजी पॉपुलेशन है जो बार बार ये कह रही है कि पीओके पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए, लाभ 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 लाभ, जो भी घर में बैठे हुए आराम से ड्राइंग रूम में मैगी खाते हुए जो भी मन में आ रहा है बोल रही है, ट्वीट कर रही है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल ये संदेश देना चाहूँगा कि इमोशनल होके ना सोचें, एक जिम्मेदार नागरिक बने, रेशनल होके सोचें। क्योंकि आज अगर पीओके या पाकिस्तान ही, आज की भारत की इंडियन आर्मी इतनी क्षमता रखती है कि पाकिस्तान को कैप्चर कर सकती है, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में इन्होंने दिखाया। अगर आप दोनों भारतीय सेना और पाकिस्तान सेना का अगर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो भारत उससे हर चीजों में 10 गुना आगे है। वो चाहे नेवी हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन रिसोर्स हो। लेकिन क्या आप अगर उसका कैप्चर करके क्या आप उनके साथ रह सकते हैं? अगर हम देखें हिस्ट्री में जाए तो अखंड भारत का जो कंसेप्ट है, अफगानिस्तान तक तो भारत का हिस्सा है जी। लेकिन क्या आज आप उनको शामिल करने की स्थिति में है? पूरा पाकिस्तान को शामिल करने की स्थिति में है? मुझे लगता है कि ये एक ठीक है, ये सोच हमारे जो भी लोगों के आ रहे हैं वो रेशनल होकर सोचें कि भारत के हित में क्या ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। जो भी भारत के खिलाफ किसी भी इस तरीके की गतिविधि कोई भी नेशन करता है तो उसे भारत जिस तरीके से अभी रिटेलिएट करके उसने रिप्लाई किया, इसकी रफ्तार को और बढ़ाने की जरूरत है और संपूर्ण नष्ट करने की जरूरत है, ताकि फिर से, क्योंकि देखिए अगर आप विकसित भारत बनना चाहते हैं तो आपको इस तरीके के एलिमेंट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तभी जाके, क्योंकि भारत आपका नेबर कंट्रीज है, आप अपने दोस्त और एनिमी
अपने हिसाब से चुन सकते हैं और छोड़ सकते हैं, लेकिन जो पड़ोसी है वो नहीं छोड़ सकते। उसको आप तो नहीं छोड़ पाकिस्तान सकते। हमारा पड़ोसी है। तो इसीलिए पाकिस्तान के जो नेगेटिव थॉट वाले जो वहाँ का जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसको आप कैसे डिस्ट्रॉय करें, उस पर राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, डिप्लोमेटिक तरीके से, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से उसको घेरना चाहिए। और भारत उसमें सफल हुआ और इसका रिजल्ट आपको दिखेगा आने वाले समय में। तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश है कि आप रेशनल होकर सोचिए, इमोशनल होकर मत सोचिए, क्योंकि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, भारत का एक गोल है, भारत की एक लिगेसी है, भारत का एक विरासत है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख के भारत के जो लोग भी इस तरीके की, खास करके जो नया जो जनरेशन जो इस तरीके का सोशल मीडिया को देख के अपना ओपिनियन बना रहा है, मुझे लगता है कि उसको गहराई में जाना चाहिए। क्योंकि अगर उसको इकोनॉमी में देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं वो एक फॉल्स नैरेटिव का शिकार है। और आज के डेट में वार हर लेवल पे लड़े जा रहे हैं, सिर्फ सेना ही नहीं लड़ रही है, इस तरीके के टूल किट्स हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से नैरेटिव बनाया जाता है। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले जब भारत कार्रवाई कर रहा था तो उस पर कुछ मीडियाज में और बहुत सारे इंटेलेक्ट लोगों ने कहना कि से नो टू वार, नो टू वार। और जब आज भारत उस तरफ बढ़ रहा है अपने टारगेट को अचीव करके, आप मोदी जी की बात को याद रखिए कि उन्होंने क्या कहा था बिहार की उस मधुबनी की धरती से, उसको 100% डिलीवर किया, एक्सिक्यूट किया, डिलीवर किया। हमने ये नहीं कहा था कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, हमने ये नहीं कहा था कि हम पीएक्यू का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। ये तो अपने आप होंगे, बीएलए भी जाएगा, पीओके भी जाएगा कि जो स्थिति है पाकिस्तान की। तो भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का समय है, यही समय है, सही समय है। मोदी जी हर वक्त बोलते हैं, तो भारत के नागरिकों के लिए भी यही समय है, सही समय है कि आप रेशनल होइए, अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से तैयार कीजिए और राष्ट्रहित में अपने आप को आगे लेके चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये आप देख रहे थे अपीलिंग भारत का खास शो पॉडकास्ट, जो कि अभी भारत और वर्तमान विश्व में जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है, खास करके पहलगाम अटैक जो हुआ उसके बाद, तो लगातार इस तरीके के चर्चाओं का सिलसिला हमारे इस अपीलिंग भारत के यूट्यूब चैनल पर और बाकी तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं theappealingBharat@gmail.com पर। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जो कि बाकी मीडिया जगत में ना कवर किया गया हो, या बाकी और भी कोई भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स ना कवर करते हो, तो आप चाहते हैं कि वो भी बात आपकी जो है रखी जाए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं theappealingBharat@gmail.com। ये हमारा मेल आईडी है और इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और अगर ये शो हमारा आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने चहेते रिश्तेदारों, मित्रों और दोस्तों को जरूर शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।